हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस के अंतर्गत हम लोग जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पेपर 6 जो कि आपका सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो यहाँ पर आज जो है वो सिलेबस को जानते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम बात करें जेपीएससी मेंस 2024 की, तो इसमें जो मेंस का एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कुल जो है आपके 6 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होता है और 5 पेपर जो है आपके मेरिट में शामिल होते हैं, जिसमें कि पेपर 6 जो कि आपका सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास से संबंधित है। ठीक है, जो पेपर 6 है, तो देखिए पेपर 6 में 5 जो है वो टॉपिक्स को इन्वॉल्व किए गए हैं, जिसमें जो है वो एक है आपका भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा जो है वो आपका जीव विज्ञान, और अगला जो है वो कृषि विज्ञान, और चौथा जो है वो आपका पर्यावरण, और पांचवा जो है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, और पांचवा जो है वो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। देखिए हमारा ये 5 जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं पेपर 6 में, और पेपर 6 का जो कुल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो 200 है। और इसके लिए आपको 3 आवर्स अलॉट किए जाएंगे एग्जामिनेशंस के लिए। अब देखिए ये 5 सेगमेंट है, 200 मार्क्स, यानी कि ईच सेगमेंट से जो है वो 40 प्रश्न पूछे 40 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 मार्क्स का जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इनका विभाजन कैसे रहेगा? तो 32 प्लस 8। 32 प्लस 8 कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेगमेंट के अंतर्गत आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 4 और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा जो कि दीर्घ उत्तरीय होगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो 32 मार्क्स का होगा, जबकि जो हमारा 4 ऑब्जेक्टिव यानी कि 4 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज टाइप्स के होंगे, और उसके एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स जो है वो एक सेगमेंट से आपका पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये 5 सेगमेंट, पांचों से जो है आपको 5 यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, और 5 गुना 10 सॉरी 5 चौका 20, ठीक है, 20 जो है वो एमसीक्यूज हो जाएंगे। इन सारे में 5 जो है वो लॉन्ग आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस, और 20 जो है वो एमसीक्यूज होंगे। ये एग्जाम का पैटर्न है। अब यहाँ पर किस तरह से जो है हम मार्क्स सिक्योर करेंगे, तो अब देखिए हर एक आपके जो 5 सेगमेंट हैं, हर एक सेगमेंट के अंतर्गत आपको चीज़ों को जानना है, यानी जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। तो अभी जो हम लोग हैं वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो है वो सिलेबस की बात करते हैं, और इसमें अब तक जो भी मेंस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो सिलेबस चेंज होने के पश्चात, यानी कि जो 2016 में एक एग्ज़ाम हुआ, फिर जो है आपका 9 to 10th हुआ, एंड देन अभी होने वाला है
तो इसमें जो सिमिलरिटी देखी गई, क्योंकि क्वेश्चंस को एनालिसिस करके जो है 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से आज जो है हम लोगों का जो टॉपिक्स है वो आपके जो सिलेबस है पेपर 6 उसका 5वां सेगमेंट, यानी 5वां जो है वो हमारा टॉपिक्स जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यहाँ से क्योंकि हमने क्वेश्चंस के बारे में बता चुका है कि जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज टाइप्स के होंगे, ये एमसीक्यूज, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसमें जो है वो ऑप्शंस 2 रहेंगे, अथवा करके रहता है, तो उनमें से किसी भी एक को आपको बनाने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस रखा गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत तो जो है विभिन्न टॉपिक्स रखे गए हैं, जिसमें कि पहला जो है, ठीक है, पहला टॉपिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो नेशनल पॉलिसी लाई गई उसका जो है वो ज्ञान अर्जित करना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत सरकार के द्वारा लाई गई राष्ट्रीय नीति पर विवेचन कीजिए, चर्चा कीजिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में। फिर जो है वो आपका ऊर्जा के अंतर्गत हमें विभिन्न टॉपिक्स देखने हैं, जैसा कि आपका जो पिछला मेंस हुआ था तो ऊर्जा से ही संबंधित एक क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंस में, सब्जेक्टिव्स में। देश की ऊर्जा मांग, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, इसी से प्रश्न आपका प्रीवियस जेपीएससी में पूछा गया था मेंस में। फिर नाभिकीय ऊर्जा, इसके लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं। उसके बाद नाभिकीय नीति की ओर झुकाव, जिसमें एनपीटी और सीटीबीसी, इसमें भारत का क्या रोल्स है, ठीक है, इनके बारे में भी, और ये संस्थाएं हैं क्या, और इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद हमें अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, पेपर 6 के अंतर्गत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें अंतरिक्ष विज्ञान के भी बारे में डिस्कस करना। इसके अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, विभिन्न उद्देश्यों हेतु ग्रह के अनुप्रयोग, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, दूर संवेदी, जीआईएस और मौसम की भविष्यवाणी, आपदा की चेतावनी तथा जल मृदा खनिज और संसाधनों के मानचित्र में इनके अनुप्रयोग, ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक्स दिया गया है। जबकि अगला जो टॉपिक्स इसी के अंतर्गत है वो है जैव प्रौद्योगिकी से। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी वर्तमान के दिनों में काफ़ी जो है वो लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से विभिन्न नए जीव या फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से ये भी टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें कृषि जीवधारियों के प्रजनन, औषधि, खाद्य तकनीक और पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा प्रौद्योगिकी व्यवस्था के संभावित प्रतिकूल प्रभाव क्या है, इसके सापेक्ष में जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। अगला जो है हमें सूचना प्रौद्योगिकी के भी सापेक्ष में हमें ज्ञान अर्जित करना है, जो कि जिसमें कि कंप्यूटर और आंकड़ों की प्रोसेसिंग में इसका अनुप्रयोग तथा डाटा प्रोग्राम। इसके अलावा साइबर अपराध और साइबर कानून, आज इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी जो है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो चोरियां हो रही हैं, यानी कि साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो वही हमें साइबर अपराध और साइबर इसके लिए कौन से कानून बनाए गए हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। ये तो सूचना प्रौद्योगिकी। अगला जो है वो हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें कि स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाई गई उस पर विचार करना है। और फिर जो है वो कुछ विशेष रोग के बारे में दिया गया है, जिसमें कि मलेरिया, कुष्ठ रोग,
ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, एड्स रोग, अंधापन की रोकथाम और इसके नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इन बीमारियों के सापेक्ष में, उस पर हमें विचार करना है। तो ये हमारा पेपर 6 के अंतर्गत संपूर्ण टॉपिक्स है और इस पूरे टॉपिक से जो है वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एक जो है वो दीर्घ उत्तरीय होगा 32 मार्क्स का और 4 प्रश्न जो है वो आपका MCQ टाइप्स का होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक स्ट्रेटजी के साथ जो है हमें कार्य करना होगा और अब तक जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो एक प्रश्न जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका पेपर 6 के रिगार्डिंग जो हमारा 5वां टॉपिक्स है इससे 2 प्रश्न होगा, एक प्रश्न और करके अथवा करके दूसरा प्रश्न होगा। इन 2 में से कोई भी एक बनाना है। तो अब तक जो भी आपके एग्जाम हुआ है इस एग्जाम के इस पैटर्न के अनुसार पर, तो देखिए एक टॉपिक जो है वो इससे जरूर पूछा गया है, ठीक है, अथवा में करके दे या फिर मैन करके दे, खासकर अथवा में ही रहता है। तो चूंकि 2 में से किसी एक को हमें बनाना होता है, तो पिछले बार जो था एक जो है वो कैंसर से संबंधित पूछा गया था। इसके अलावा यानी कि पिछले से पिछले बार जो आपका 7th JPSC हुआ था और 10th JPSC के रिगार्डिंग भी जो है वो स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में 8 से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एड्स के बारे में पूछा गया था। तो यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए हमारा जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक्स में कि एटलीस्ट जो है वो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ से अगर एक क्वेश्चन हमें पकड़ में आ जाती है तो अगर हम बाकी के जो पोर्शंस है हमारा, जैसे कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो है वो प्रौद्योगिकी, तो इनके इन 4 के प्रिपरेशंस के अंतर्गत हम अगर 5वें वाले को, ठीक है, हम अगर स्वास्थ्य वाले को थोड़ी सी प्रेफरेंस देकर और इस पर अच्छी अगर बेहतर तैयारी करते हैं तो यहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व होने की अधिक पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बाकी के जो है वो सारे टॉपिक्स हम छोड़ के जाएं, हाँ उस पर आप ज़रूर तैयारी करें, लेकिन इसे जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दें। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये चूँकि हम आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करके बता रहे हैं, अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में 100% एक्यूरेसी JPSC भी जो है वो नहीं बता सकते जब तक कि वो क्वेश्चंस ना बना ले। तो चूँकि जो पैटर्न हमने देखा, जो एनालिसिस किया, उस आधार पर बता रहे हैं कि यहाँ से एक प्रश्न फिक्स्ड होते हैं, तो हम 4 की अपेक्षा हम क्यों ना इसमें ज़्यादा फोकस कर लें, उसमें भी करें लेकिन थोड़ी सी संभल कर करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात उठती है कि हमारा यानी कि स्वास्थ्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जब भी अगर हम क्वेश्चंस मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि भारत में स्वास्थ्य नीति और इसकी समस्याएं तथा निदान पर विचार करें, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में स्वास्थ्य नीति समस्याएं व चर्चा करें। तो अब देखिए अगर ये क्वेश्चन है तो हमारे दिमाग में क्या क्या फ्रेम होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर रेंडमली क्या क्या डिस्कस करेंगे
देखिए स्वास्थ्य, भारत में स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य का जो डिफिनेशंस है, कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसका जो है वो एक कोटेशन हम यहाँ पर मेंशंस कर देंगे। उसके बाद भारत में जो स्वास्थ्य नीति लाई गई, क्योंकि आज़ादी के समय के बाद से जो स्वास्थ्य नीति लाई गई, तो ऐसे आज़ादी के 30 वर्षों बाद जो थी वो पहली स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। और अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो 2017 में एक नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। उसके बाद 2023 में जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति लाई गई है। तो मुख्य रूप से अगर हमें स्वास्थ्य नीति पर विचार करने की बात करती है, तो हम जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी 2017 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आए, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, इन पर विचार करेंगे। उनमें क्या कमियां रह गई उस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, जब हम स्वास्थ्य के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हमने एक क्वेश्चंस के तौर पर आपको समझाया, लेकिन अगर हमें स्वास्थ्य के रिगार्डिंग चर्चा करना है, स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अगर हमें डिस्कस करना है, तो हम जो टॉपिक्स पर हमारा जो पॉइंट होगा, नज़र होगा, वो क्या क्या होगा, क्योंकि हमें इसी तरह के जो है वो व्यू को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना होगा, ताकि हम जो है वो एक निश्चित समय में यानी कम समय में हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। जैसे हम स्वास्थ्य के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर किन किन बातों पर विचार करना होगा। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य होता क्या है ना, स्वास्थ्य की परिभाषा पर हमने विचार करेंगे। अब देखिए, स्वास्थ्य परिभाषा हम लोगों ने देखी, फिर स्वास्थ्य की नीतियां देखेंगे। स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, अब देखिए, जब हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि पहली जो स्वास्थ्य नीति थी वो 1983 1843 में लाया गया था। उसके बाद जो है हाल फिलहाल में जो आई वो 2017 में लाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। उसके बाद 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति लाई गई। तो इस पर हम लोग ब्रीफली यहाँ पर ज्ञान अर्जित करेंगे। उसके बाद जो है भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्यों के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना जो है वो बजट में कितना जो है वो प्रावधान करता है, कितना प्रतिशत जो है इस विभाग में खर्च किया जाता है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य में जो है भारत सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत कुल बजट का खर्च किया जाता है इस रिगार्डिंग। यानी कि यहाँ पर खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र में। उसके बाद हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे कि जो स्वास्थ्य के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि स्वास्थ्य में जो है वो सुधार हो सके और जीवन की जो है वो जीवन प्रत्याशा बढ़ सके। तो यहाँ पर स्वास्थ्य योजनाएं, तो स्वास्थ्य योजनाओं को जानने से पहले हम ये भी देखेंगे कि संविधान में स्वास्थ्य के सापेक्ष में क्या चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, तो संविधान में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के बाद सरकार के द्वारा
स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं अब देखिए, स्वास्थ्य में जो कमियां हैं हम उनको भी उजागर करेंगे, है ना। स्वास्थ्य क्षेत्र में आखिर आज जो है हम इतना पीछे हुए क्यों हैं, उनकी कमियों को भी यहाँ पर दिखाएंगे। अब इसका निदान, कमियां एवं निदान का किस प्रकार से जो है हम निदान कर सकते हैं, और एट लास्ट हम निष्कर्ष के बारे में अपनी भाषाओं में चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम अब जो भी हमारा क्वेश्चंस अगर स्वास्थ्य से संबंधित में पूछे जाएंगे तो इससे अल्टर नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के अंतर्गत तो जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो यही कि स्वास्थ्य क्या है। भारत यानी कि भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य नीति जो है जो लाए गए उनके बारे में चर्चाएं करें, या फिर वो क्या कहती है, तो हम स्वास्थ्य नीति पर चर्चा कर लिए। फिर जो वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना जो है वो खर्च करती है सरकारें। देन संविधान में स्वास्थ्य संबंधी क्या चर्चाएं की गई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 21 में प्रावधान किया गया है। तो अन्य और भी ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो है चर्चाएं की गई है, तो उनका भी ज्ञान रखना यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय जो है वो क्वेश्चंस में हमें विभिन्न सोर्सेस से जो है चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, और वही जब आप उसका आंसर राइटिंग करते हैं तो उन तथ्यों का प्रयोग करके आप आंसर को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है वो सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लाई गई हैं, विभिन्न योजनाएं लाए गए हैं, तो जो काफ़ी चर्चित हैं, जिनसे लोग जो है वो काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, उस पर हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। जैसे आयुष्मान भारत हो गया, इसके अलावा अन्य और भी, हमने तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया आयुष्मान भारत। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कमियाँ हैं, तो आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे कमियाँ हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल की हालत देख सकते हैं, आज झोला छाप डॉक्टरों की भी जो है वो दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो विभिन्न कमियां हैं। अब इनका निदान किस प्रकार से हम करें, और उसके बाद हम निष्कर्ष पर आएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने हैं, या फिर आंसर राइटिंग में हमें इन सारे तथ्यों पर विचार करना है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम स्वास्थ्य नीति की बात कर रहे हैं, तो अब नीति में भी, जैसे हम अगर 2017 की स्वास्थ्य नीति पर बात करें, तो अब इसमें इस नीति को लाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या है, फिर सतत विकास है तो इसका महत्व क्या हुआ, ठीक है, ये किन क्षेत्रों में जो है वो अभी भी जो है वो पिछड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या कमियां इसमें देखी गई, उनका निदान कैसे कर सकते हैं, और फिर समराइज वे में हम अपनी ओपिनियन यानी कि निष्कर्ष पर जाएंगे। तो देखिए, किसी भी अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग करें तो हमें इन तथ्यों पर विचार करना यहाँ पर जरूरी होता है। तो चलिए, आज जो है हम लोग इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि स्वास्थ्य पर विचार करते हुए और विभिन्न टॉपिक्स पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य होता क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य की हम अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर से संबंधित होता है, यानी हम निरोग रहे। अब निरोग रहने का विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जिसमें कि हम संतुलित पोषक आहार का जो है वो प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के अंतर्गत, ठीक है,
हम शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या होते हैं, निरोग रहते हैं। तो यहाँ पर एक डिफिनेशंस भी हम लिखेंगे कि जो है स्वास्थ्य के सापेक्ष में तो सबसे पहले तो आप पॉइंट दें। स्वास्थ्य ये क्या है? देखिए WHO के आधार पर हम देखें, इसने जो डिफिनेशंस दिया, WHO ने जो डिफिनेशंस दिया, हम उस आधार पर देखें। WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख, स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य से, ठीक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह से जरूरी है, पूरी तरह से जरूरी है। ये WHO के अनुसार परिभाषा दिया गया स्वास्थ्य के सापेक्ष में। यानी कि हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के बीमारियों और चोट जैसी समस्याओं से मुक्त रहना है ना। हम कोई बीमारी या फिर चोट जैसी समस्याओं से अगर मुक्त हैं तो हम निरोग कहलाएंगे, हमारा स्वास्थ्य उत्तम है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है ना। बीमारियों के अलावा हमें उन कारणों पर भी विचार करना जरूरी होता है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ पानी, है ना, स्वच्छ पानी हो गया, शुद्ध वायु यानी प्रदूषण मुक्त वातावरण, भरपेट पौष्टिक भोजन न मिलने जैसे कारणों की वजह से लोगों को बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यही है, यानी हमें जो है वो उत्तम भोजन यानी कि पौष्टिक आहार अगर हमें प्राप्त न हो, या फिर शुद्ध वातावरण न हो, या शुद्ध जल न हो, तो उनके सेवन करने से हम बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंता होना, यानी कि लंबे समय तक डरे सहमे रहना, जिससे स्वस्थ जीवन के लक्षण ये नहीं है, तो हम उन्हें ही जो है वो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से हम निरोग रहें, जिसमें कि न तो हमें किसी प्रकार की बीमारी हो, न हम टेंशन यानी चिंता में रहें, न हम
लंबे समय तक जो है वो डरे सहमे रहें, क्योंकि आप देखेंगे बहुत कोई जो है वो किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो वो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो इन सब से मुक्त जो हमारी जीवन होगी वही स्वास्थ्य होगा, उत्तम स्वास्थ्य कहा जाएगा। तो उसी को समाहित करते हुए WHO ने बहुत ही छोटे शब्दों में अपने वाक्य को यहाँ पर परिभाषा दिया स्वास्थ्य के सापेक्ष में, जो कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह से जरूरी है। अब ये जैसे कि हम यहाँ पर इस कोटेशंस को यानी कि इस डिफिनेशंस को लिखेंगे, तो उसके बाद जो हमने अभी बताई कि स्वास्थ्य का मतलब किसी व्यक्ति की बीमारियों और चोट जैसे केवल समस्याओं से ही नहीं है, यानी कि इनसे ही मुक्त रहना, बल्कि यानी कि लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है ये स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, बल्कि बीमारी के अलावा उन कारणों पर भी विचार करना जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें, स्वच्छ पानी का होना, फिर शुद्ध वायु, इन सब की जो है वो आवश्यकता होती है एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो ये डिफिनेशन हुआ। अब हमारा जो अगला जो है वो पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आज़ादी के बाद 30 वर्षों बाद जो है वो पहली स्वास्थ्य नीति लाई गई, जो कि 1987 में, यानी 30 वर्षों बाद, 87 नहीं 83 याद रखना है, ठीक है। पहली जो स्वास्थ्य नीति आज़ादी के बाद जो लाई गई भारत में, तीस वर्षों बाद पहली स्वास्थ्य नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी और 1983, ठीक है। पहला जो स्वास्थ्य नीति लाया गया वो 1893 में लाया गया। उसके बाद दूसरी स्वास्थ्य नीति जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में लॉन्च किया गया, लाया गया। उसके बाद तीसरी जो है हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहे हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये 2017 में लाई गई। ये 3 नीतियां लाई गई। उसके बाद जो है वर्तमान समय में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 में सरकार के द्वारा यानी राज्यसभा से मंजूरी मिली। तो इस प्रकार से अब तक भारत सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियां लाई गई, जिसमें पहली नीति 1983 यानी 1983 में लाया गया। उसके बाद 2002 में दूसरी स्वास्थ्य नीति, उसके बाद जो है वो 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाया गया। देन राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 में, और चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सा उपकरण नीति, तो इसमें
हाई प्रोफाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण पर जो है वो ज़्यादा जोर दिए गए हैं, क्योंकि आज भी आप देखिए गाँव देहातों में उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल हैं पर वहाँ पर जांच के लिए वो मशीनें नहीं हैं जो अन्य जो शहरी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं उनमें हैं। यानी लेटेस्ट जो मशीनों की आवश्यकता है वो नहीं है, वो जांच के लिए दूसरे जगह भेजते हैं, शहरों में भेजते हैं। तो उन पर यहाँ पर कार्य बहुत ही अग्रेसिव वे से करने का उद्देश्य है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये 2017 की नीति पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो नेशनल पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी 1983 की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य था 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक, पहली जो हमारा स्वास्थ्य नीति रहा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसका उद्देश्य थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण रूप से जो है वो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर पूछ दिया जाता है कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर चर्चा कीजिए तो उसके सापेक्ष में हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा तो आंसर दीर्घ उत्तर ये ही है। अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य जो था वो 2000 ईस्वी तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। बाकी विस्तार से जानकारी के लिए आप किसी बुक जो है इस विषय के उसका आप फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा जो था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमियां 1983 के स्वास्थ्य नीति में रह गए उनको पूरा करना। उसके बाद तीसरी जो स्वास्थ्य नीति, ठीक है, 2002 में जो स्वास्थ्य नीति लाई गई तो उसको अपग्रेडेड करके जो है ताकि जो है वो स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में हम पहुंच सके और हर एक इलाज का जो है वो हम यानी हर एक बीमारी का इलाज करा ले। तो उस उद्देश्य से तीसरी नीति 2017 में लाई गई। देखिए यह नीति कुछ हद तक कारगर हुआ और इसकी पारदर्शिता या फिर इसकी सफलता आप कोरोना के समय में देख सकते हैं। जो कोरोना महामारी फैली तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो चरमरा गई। यानी कि आपने देखा कि किस तरह से जो है वो भारत में यह बीमारी अपना पैर पसारा और यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो काल के गाल में समा गए। तो इसी को देखते हुए जो है वो भारत सरकार ने 2023 में इस राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को लाई, क्योंकि देखिए भारत के सुदूर ऐसे गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इनका आज उद्देश्य हो गया है। क्योंकि 2017 में जो स्वास्थ्य सुविधाएं लाई गई यानी नीति लाई गई, तो उसके बाद यानी ये नीति लाई गई तो जब कोरोना महामारी फैली तो आप लोग देख सकते हैं कि जो गांव के जो ऐसे क्षेत्र जहां पर कि स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं लेकिन वह जो हॉस्पिटल है, वह जो स्वास्थ्य केंद्र है वो अति आधुनिक उपकरणों से लैस न होने के कारण वहाँ पर काफ़ी जो है दिक्कत झेलनी पड़ी। तो भविष्य में ऐसी पुनः
अगर कोई बीमारी अपना पैर पसारती है तो उसके लिए हम तत्पर रहें, और वो भी तत्परता जो है हम डॉक्टरों से लेकर हम हॉस्पिटल तथा अति जो लेटेस्ट उपकरण है उनको जो है वो हम अरेंज कर पाएँ और ऐसे मुसीबतों का हम सामना काफ़ी दृढ़ता से कर पाएँ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो वो यह लेटेस्ट नीति लाई गई। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये 2017 में जो नीति लाई गई उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या थे और हम कहाँ तक जो है वो आगे बढ़े। तो चलिए लिखिएगा, क्योंकि इसी का विस्तार जो आपको करना है और फिर 2023 का भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 यानी 2002 के बाद जो है यह नीति लाई गई। तो इसका सबसे पहला तो उद्देश्य, अब देखिए यहाँ पर हमें चीज़ों को कुछ डायग्राम के भी माध्यम से शो कराने होंगे, कुछ जो है वो तथ्यों को लिखना भी होगा, यानी हर एक तरह से जो है हमें मेंशंस करने होंगे। तो सबसे पहले हम उद्देश्य को देखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाया गया उसका निम्न उद्देश्य है। आप इस तरह से जो है वो मेंशंस करके लिखें, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य क्षेत्र अब इसके बारे में आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश। तो यहाँ पर जो है वो निवेशकों को बढ़ावा दिया गया, जिससे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो इन्वेस्ट कर सकें, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र क्या हो जो है वो बढ़ सके और यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। फिर जो है वो आपका स्वास्थ्य सुविधाएं, सेवाओं की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, सेवाओं की व्यवस्था, फिर आर्थिक सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में, आर्थिक सहयोग, रोगों की रोकथाम, रोगों की रोकथाम, क्योंकि जो विभिन्न रोग हैं जो लाइलाज हैं उनका भी जो है वो इलाज सुलभ किया जाए और उन बीमारियों से जो है हम बचें, यानी उनका रोकथाम हो सके। फिर है तकनीकी को बढ़ावा देना, तो ये तमाम उद्देश्य हैं 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का। इसके अलावा जो है मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाने जैसे मकसद इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017
2017 में जो है वो शामिल किया गया। तो नेक्स्ट लिखिएगा मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाने जैसे मकसद। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सुगठित वे में हम लोगों ने 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है उसके उद्देश्यों पर विचार किया। अब देखिए, हम अगर इनके लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य क्या है? तो देखिए, लक्ष्य यानी कि जो लेटेस्ट आंकड़े जैसे कि जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, प्रजनन दर, इन सब में क्या लक्ष्य रखा गया, उन आंकड़ों का यहाँ पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है हमें लक्ष्य के बारे में जो है वो मेंशंस करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगला जो टॉपिक्स लिखेंगे यानी पॉइंट लिखेंगे वो लक्ष्य से संबंधित लिखेंगे। इसके अलावा उद्देश्य में आप अन्य और भी विभिन्न जो है वो तथ्यों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अन्य और भी विभिन्न उद्देश्यों को जोड़ सकते हैं, यानी कि इसमें सार्वजनिक जो देखभाल है यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को में से आम आदमी को विश्वास को मजबूत करना है। ठीक है, क्योंकि आज भी आप देखिएगा अधिकांश लोग जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो प्राइवेट में जाकर जो है वो इलाज करवाते हैं। तो ये जो उनकी मानसिकता बैठी हुई है उनको यहाँ पर निकालना और उत्तम व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटलों में भी देना, तो ये मुख्य जो है वो उद्देश्य थे। अब यहाँ पर चलिए हम लोग लक्ष्य के सापेक्ष में डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के जो है वो लक्ष्य, तो क्या क्या लक्ष्य थे वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हम अगर लक्ष्य की बात करते हैं तो इसके विभिन्न लक्ष्य थे। सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर संभावित स्तर को हासिल करना, गरीबों पर बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम इलाज उपलब्ध कराना, इसके अलावा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक 2.5% तक करना। हमने अब तक जो है वो डिस्कस नहीं किया है कि सरकार इस पर कितना % खर्च करती है, लेकिन आगे हम करेंगे। तो चलिए वन पॉइंट बाय पॉइंट करके आप इसको नोट करिए। पहला, सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर संभावित स्तर को हासिल करना। सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य और योग्यता आरोग्यता के बेहतर संभावित स्तर के बेहतर संभावित स्तर
को हासिल करना। गरीबों पर बिना किसी आर्थिक बोझ यानी आर्थिक दबाव के बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम इलाज मुहैया कराना। ठीक है, मुहैया कराना या उपलब्ध कराना। इसके अलावा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक लाना। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो भारत या फिर जो राज्य हैं वो 1 से 1.5% तक ही जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने कुल जीडीपी का मेंशन रखते हैं। तो 2025 तक ये टारगेट रखा गया कि हम स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में 2.5% तक कुल जीडीपी का जो है वो खर्च करेंगे। ये सारे जो है वो ये लक्ष्य रखे गए। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं जिनको हम सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत महत्व का भी जो है यहाँ पर उल्लेख करेंगे स्वास्थ्य नीति 2017 में। अब ये क्या क्या लक्ष्य रखे गए उन पर हम विचार करेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत महत्व का भी उल्लेख जो है वो स्वास्थ्य नीति। तो ये सटीक वे में ही हम लोग लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगला लिखिएगा स्वास्थ्य यानी सतत विकास को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस स्वास्थ्य नीति में क्या लक्ष्य रखे गए। तो सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत महत्व का भी उल्लेख स्वास्थ्य नीति 2017 में किया गया है। अब क्या क्या किए गए हैं हम उनके बारे में 1 बाय 1 करके लिखेंगे। आप पॉइंट करके 1 2 3 इस तरह से लिखिएगा, बाकी इस तरह से भी आप ड्रॉ करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें विभिन्न लक्ष्य और जो हमारा आंकड़े हैं, अब यहाँ पर आंकड़ों को हमें एनालिसिस करना होगा। जैसे 2025 तक जीवन प्रत्याशा दर, ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखिएगा कि 2025 तक मौजूदा जीवन प्रत्याशा को 2025 तक जो वर्तमान समय में जीवन प्रत्याशा है वो 67 वर्ष है, उसको 70 वर्ष करना। तो मौजूदा
जीवन प्रत्याशा 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। ठीक है, यानी वर्तमान समय में जीवन प्रत्याशा दर 67.5 वर्ष है, इसे 2025 तक 70 वर्ष करना इस स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है। वहीं दूसरा 2025 तक ठीक है 2025 तक शिशु मृत्यु दर को कम करना। वर्तमान में जितना मृत्यु दर हो रहे हैं उनसे जो है वो और अधिक कम करना इसका उद्देश्य है। यानी कि तो यहाँ पर लिखिएगा 2025 तक वर्तमान शिशु मृत्यु दर को और कम करना। अगर हम एक आंकड़े को देखें, यहाँ पर आंकड़े के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका आप उल्लेख जो है वो अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर हम एक उल्लेख देखें तो 1990 में जो था वो भारत का शिशु मृत्यु दर 129 व्यक्ति प्रति 1000 129 बच्चे प्रति 1000 बच्चे पर था। यहाँ पर देखिए शिशु मृत्यु दर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो शिशु मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर जो है वो 0 से 5 वर्ष के आयु तक मरने वाले बच्चों की संख्या को हम लोग शिशु मृत्यु दर के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी 5 वर्ष से कम आयु की बच्चों, जितने बच्चे 1000 बच्चों में जितनी की मृत्यु होती है उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो 1990 में जो था वह 129 बच्चे थे 1000 बच्चों पर, जबकि 2005 में, ठीक है 2005 में जो था ये घटकर 58 हो गया। वहीं 2017 में घटकर जो है वो 39 रह गई है। ये जो रिप्यूटेड संस्था है उनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 2017 में 39 हो गए हैं। इस 39 से भी और कम करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में मेंशंस कर लें और एग्जाम में भी जो है वो इसको मेंशंस कर देना है, यानी कि हम 39 से और कम लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस नीति का एक और अहम उद्देश्य था 2020 तक, ठीक है 2020 तक मातृ मृत्यु दर पूरी तरह समाप्त करना। क्या करना? पूरी तरह जो है वो मातृ मृत्यु दर को समाप्त करना। मातृ मृत्यु दर यानी कि माओं की जो है वो कभी कभी बच्चे के प्रसव के दरमियान जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसके विभिन्न कारण होते हैं। तो यहाँ पर मातृ मृत्यु दर को शून्य करना यानी 0 करना इसका
लक्ष्य है। वहीं अगला था 2018 तक, ठीक है। नेक्स्ट 2018 तक जो था, 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों पर पूर्ण रूप से लगाम, यानी 2017 में लाया गया और इसका ये लक्ष्य रखा गया कि हम 1 वर्षों को उपरांत यानी 2018 तक स्थानीय क्षेत्र में जो कुष्ठ रोग हैं उनको पूरी तरह से हम समाप्त कर दें, यानी पूरी तरह से जो है वो लगाम लगा दें। फिर जो है वो 2025 तक, ठीक है, 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस रोग जो है, ठीक है, टीबी रोग को खत्म करने जैसे खत्म करना। 2025 तक टीबी से संबंधित बीमारी को ही समाप्त कर देना, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसे 2030 तक जो है वो समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टीबी को विश्व से मुक्त करना, 2025 तक का टीबी मुक्त विश्व 2030। ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे हैं। कभी कभी इस तरह के पूछ दिया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा विश्व से टीबी का निदान हेतु जो है वो कब तक लक्ष्य रखा गया है, जबकि भारत ने तो इसे 25 तक ही रखा है। इसके अलावा अन्य और भी आंकड़े आपको मेंशंस करने हैं। तो देखिए ये सारे जो है वो आंकड़े आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। फिर नेक्स्ट लिखिएगा 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को घटाकर और 1/4 यानी कि 0.25 आउट ऑफ 1000 में करना, और रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए वर्तमान समय में 90 व्यक्ति हैं तो 2025 तक 30 में लाना है, 1/3 करना, यानी कि 30 व्यक्तियों में ही लाना है। इसके अलावा अन्य और जो लक्ष्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। 2017 तक जो है वो कालाजार उन्मूलन ये रखा गया था, 2017 तक ही जो है वो 2017 तक लास्ट यानी 2017 के लास्ट तक
कालाजार उन्मूलन, जो कालाजार बीमारी है, कालाजार उन्मूलन, इसके अलावा 2025 तक हृदय रोग, 2025 तक हृदय रोग, हृदय रोगों, मधुमेह या पुराने श्वसन रोग, मधुमेह या पुराने श्वसन रोग और रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली, कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को, समय पूर्व मृत्यु दर को 25% तक कम करने का लक्ष्य, 25% तक कम करने का लक्ष्य में शामिल किया गया है। तो चूंकि देखिए कैंसर लाइलाज बीमारी है, मधुमेह ये भी जीवन पर्यंत, जब तक आप जो है वो गोलियां लेते हैं या फिर अपने सावधानियां बरतते हैं तब तक बेहतर होते हैं। तो इन बीमारियों में क्या होता है कि उनका असमय मृत्यु, ठीक है, हो जाती है, तो उनको 25% तक कम करना इस नीति का के अंतर्गत उद्देश्यों को रखा गया, लक्ष्य को रखा गया है। वहीं तंबाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को, ठीक है, और नेक्स्ट लिखिएगा तंबाकू के इस्तेमाल, तंबाकू के इस्तेमाल को वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% तक कम करना है। क्योंकि 2017 में ये नीति लाई गई थी, तो 2020 तक 15% कम करना और 2025 तक 30% जो इसका सेवन करते हैं उनमें कमी करना है, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत कम लोग ही जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो इसकी आंकड़ा को 50% पर लाना इसका लक्ष्य है। तो ये तमाम जो है वो लक्ष्य इस स्वास्थ्य नीति का है। वहीं 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दाइयों, नर्सों के द्वारा तथा उनकी निगरानी में कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 2025 तक। क्योंकि आज भी आप देखिए कि गांवों में, ठीक है, महिलाओं के द्वारा, अप्रशिक्षित महिलाओं के द्वारा जो है वो प्रसव करवाए जा रहे हैं, या फिर आप अस्पतालों में भी जाइए तो वहाँ पर भी जो है वो नर्स जो अप्रशिक्षित होते हैं तो उनसे कराई जा रही है। तो यहाँ पर ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दाइयों और नर्सों के द्वारा।
नर्सों के द्वारा कराया जाना। तो ये तमाम लक्ष्य जो है इस स्वास्थ्य नीति 2017 में रखी गई है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी एररलेस हैं और ये विभिन्न सोर्सेस के थ्रू जो है वो आंकड़े को यहाँ पर दिखाया गया है, तो जो कि एक विश्वसनीय आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों का प्रयोग करना एग्जाम के आंसर राइटिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए कितना, अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर कि कितना प्रतिशत जो है वो खर्च राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, उसके बाद जो है वो हम लोग भारत सरकार के द्वारा जो है वो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, उस पर हम विचार करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, कितना खर्च करता है भारत सरकार भारत स्वास्थ्य पर? कितना खर्च करता है भारत स्वास्थ्य पर? देखिए, अगर हम खर्च की बात करें तो ऐसे अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जो है वो कौन से सूची के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि स्वास्थ्य जो है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? तो स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ को राज्यों का विषय रखा गया है, सॉरी स्वास्थ्य को, संघ को नहीं, स्वास्थ्य को जो है वो राज्यों का विषय है। और भारत अपनी जीडीपी का लगभग, ठीक है, भारत अपनी जीडीपी का लगभग, भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1 से 1.5% जो है हिस्सा इस स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ठीक है, कितना खर्च करता है? तो 1 से 1.5% तक ही। जबकि हम अगर WHO का आंकड़े देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी देश को जो स्वास्थ्य पर मिनिमम खर्च करना चाहिए वो 5% करनी चाहिए। कितना करना चाहिए? तो WHO के आधार पर स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च, स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च 5% होना चाहिए। जबकि आप देख सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश इस क्षेत्र में मात्र 1 से 1.5% ही खर्च कर रहा है। और हमने भी देखा कि 2017 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाई गई उसमें 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य रखा है, जो कि फिर भी WHO के अनुसार रखे गए मानदंड के आधार पर देखा जाए तो वो आधा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो 2025 तक सरकारी खर्च घरेलू उत्पाद का 2.5% बढ़ाया जाए, ऐसा जो है वो आपका 2017 में जो स्वास्थ्य नीति है उसमें है। और राज्यों को 2020 तक स्वास्थ्य पर अपने बजट का 8% खर्च करना चाहिए। यह स्वास्थ्य नीति में ही जो है वो मेंशंस है। तो अब हमारा स्वास्थ्य नीति पर क्या मेंशन है हम उसको देख लेते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी
2017 है, उसमें क्या बातें की गई है कि भारत जो है अपने कुल जीडीपी का 2025 तक 2.5% खर्च करेगी, जबकि भारत के राज्यों को यह हिदायत दिया गया है कि अपने कुल जीडीपी का 2025 यानी 2020 तक ही 8% करें, जबकि वर्तमान समय में राज्यों के द्वारा अपने जीडीपी का लगभग 5% के आसपास खर्च कर रहा है। तो ये आंकड़े यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समग्र रूप से देखा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन कितना जो है वो खर्च करता है। अब आते हैं भारत के स्वास्थ्य नीति पर और स्वास्थ्य योजनाएं पर कि भारत के द्वारा कौन कौन सी जो है वो स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत में स्वास्थ्य योजनाएं तो भारत में जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं चला रही है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले योजनाएं देखेंगे, उसके बाद जो है आपको सविस्तार जो है उसके बारे में चर्चा भी करना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं तो जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। अब देखिए, आप जब भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर करें यानी इसके बारे में, तो आप सबसे पहले एक सर्कल के अंतर्गत इन सारे योजनाओं को मेंशन कर दें, उसके बाद आप 1 बाय 1 करके उसका डिस्कशंस करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जो आप डिस्कस करें। तो पहला जननी सुरक्षा योजना, यह योजना 2005 में लाई गई। ये योजना कब लाई गई? 2005 में लाई गई। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना जननी सुरक्षा योजना 2005 का लक्ष्य था। फिर जो है आपका दूसरा नंबर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो कि 2016 में लाया गया। इसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर को कम करना और बच्चों के दर को एक सुरक्षित यानी बच्चों के जन्म को एक सुरक्षित प्रक्रिया बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि 2016 में लाया गया। उसके बाद जो है और अगला लिखिएगा मिशन इंद्रधनुष। कब लाया गया आप बताइए? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष 2016 में लाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जो था 2020 तक जो है वो
टीकाकरण कराना वैसे बच्चों का जिनका अब तक नहीं हुआ है, जिसमें कि आपका टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, बलगम, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, यानी कि इनमें 7 जो है वो टीके, 7 रोगों के लिए जो है वो टीके दिलाने का लक्ष्य इसमें मिशन इंद्रधनुष में रखा गया था। तो ये सभी आपको मेंशन करना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। फिर जो है आपका पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान 2018 में लाया गया था। इसमें बच्चों, बालिकाएं, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की कमी को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि कुपोषण मुक्त और एनीमिया मुक्त भारत बनाना इस पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य था। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें यानी इसका मुख्य उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से भी अधिक बच्चों में 4 प्रकार की परेशानियों की जांच करना, जिसमें विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जांच जो है इस राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया। अगला जो है वो है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखिए इस योजना में गर्भवती माओं को कुछ राशि दी जाती है, ठीक है। यानी इस योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चों के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है वो 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है गर्भवती महिलाओं को या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसमें 2 मिशन को शामिल किया गया। एक जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में जो लाया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 मिशनों को समाहित किया गया। एक नेशनल और रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में लाया गया था, और दूसरा इसमें जो शामिल किया गया वो राष्ट्रीय शहरी यानी अर्बन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन दोनों को शामिल करके एक मिशन बनाया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। इसके विभिन्न उद्देश्य थे, जिसमें संचारी और असंचारित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ लिंग व जनसंख्यांकिकी संतुलन सुनिश्चित करना, ये तमाम जो था इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगला लिखिएगा आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत। नेक्स्ट 8 नंबर, आयुष्मान भारत। और आयुष्मान भारत आप बेहतर अच्छे से जानते हैं, यह 23 सितंबर 2018 को जो है वो लाया गया,
ठीक है। ये मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जगह पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य प्रति वर्ष प्रति परिवार बीपीएल कार्ड धारकों को, यानी जो कार्ड धारक हैं एपीएल बीपीएल जो भी, उनको 5 लाख रुपया स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुहैया कराना है। किस स्तर के? तो द्वितीय और तृतीय स्तर के जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको निदान हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देना। हाँ, अगला है ठीक है। तो इस तरह से अन्य और भी जो है आप यहाँ पर मेंशंस कर सकते हैं। तो ये 8 योजनाएं जो मेनली मुख्य रूप से जो है वो प्रारंभ है उनके बारे में डिस्कस किए। बाकी इन पर आपको विस्तार से चर्चा भी करना है, जो कि हमने ब्रीफली आपको यहाँ पर हर एक के तत्वाधान में जो है वो चर्चा की है। अब आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किया गया है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधानों में आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़, हाँ यहाँ पर देखिए, जब आप इन सारे को लिखें तो अब क्या करें, आप 1 बाय 1 करके जो है उसकी चर्चा भी थोड़ा बहुत करें, क्योंकि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है जिसमें कि आपको 400 से 600 के मध्य, ठीक है, 600 तक शब्दों में आपको लिखना होता है। तो उस केसेस में आप इसका ब्रीफली जो है वो डिस्क्रिप्शंस भी करें। अगला लिखिएगा स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधान। स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधा हेतु संविधान में भी जो है वो प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, जिसको हमने डिस्कस किया, अर्थात इस विषय पर कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। ठीक है, राज्य सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास। और स्वास्थ्य संबंधी, वहीं इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य से संबंधित अधिकांश प्रावधान भाग 4 में, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किए गए हैं। ठीक है, तो संविधान यानी स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश जो है वो प्रावधान भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। इसके अंतर्गत आप इन आर्टिकल को जरूर देखें। यहाँ पर चूंकि और बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट करते हैं। इन प्रावधानों को आप देखिएगा, यानी इन अनुच्छेदों को। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 38, फिर 39E, ये जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित जो है आपके आर्टिकल हैं 41, 42, फिर 47 और 48। ये स्वास्थ्य संबंधी अनुच्छेद हैं
इन अनुच्छेदों को आप जरूर देखें, यहाँ पर हम होमवर्क भी दे रहे हैं, ठीक है, इनको आपको देखना है। वहीं पंचायतों और नगर पंचायतों में भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, ठीक है। तो पंचायतों व नगर में भी जो है वो स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि इसमें पीने योग्य जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण क्षेत्र शामिल है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हमें जानकारियां देती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21 हमने बताया, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, की बात कहती है। तो जीवन का अधिकार, ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जीवन का अधिकार के सापेक्ष में अनुच्छेद जो है वो 21 पहुंचाती है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार यानी कि जीवन का अधिकार का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की मांग के लिए बार बार किया गया है। तो इस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी जो है वो संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। अब आगे आते हैं और भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं, तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली देखते हैं। तो भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी समस्याएं, अब देखिए भारत में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं हैं, ठीक है, क्या है, विभिन्न समस्याएं हैं। तो जो भिन्न भिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं को पॉइंट वाइज लिखना और उनका कुछ उल्लेख भी करना यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो जो मुख्य तथ्य हैं उनको हम मेंशंस करते हैं। बाकी जो नोट्स वगैरह हैं उनमें आपको सारे जो क्लास नोट्स होंगे उनमें सारी चीज़ें जो है वो मेंशंस रहेंगे। तो पहला, प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी। आप आज जाइए रिम्स की ही बात आप कर लीजिए, पता चलता है कि रिम्स में जो है वो सुई देना था कहाँ और दे दिया कहाँ, ठीक है। तो कुछ कहे अनसुनी कहानियाँ जो है आप रिम्स के सापेक्ष में पढ़ते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अप्रशिक्षित लोग हैं उनके द्वारा जो है वो स्वास्थ्य एक्टिविटीज को देखा जा रहा है, तो होगी। तो यानी कि प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी और प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी का मुख्य कारण अनेक हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी, क्योंकि कुछ तो महंगे खर्च के कारण जो है वो जो गरीब तबके के लोग हैं वो हायर एजुकेशन इस क्षेत्र में नहीं अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी जो यानी इसके पढ़ाई के संबंधित जो संस्थानें हैं उनका अधिक फी होना, या फिर जो सरकारी भी संस्थानें हैं उनमें कम सीट होने के कारण बहुत सीमित लोगों का चयन हो पाना, वहीं प्राइवेट में बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगता है, तो इसके कारण जो गरीब तबके के लोग हैं वो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, तो अगर अभी भी हम देखें तो जो हमारे संस्थान हैं उनमें जितना अभी है डॉक्टर, अगर हम समुचित वे में अगर देखें तो दुगना डॉक्टरों को करना होगा, तभी जो है जो हमारी तंत्र है, ठीक है, रोगियों और डॉक्टरों का जो अनुपात है वो सही हो पाएगा। अभी काफ़ी कम जो है वो अनुपात हैं डॉक्टर और रोगियों का। नेक्स्ट, झोला छाप
यानी कि रोगियों का तो अधिक है लेकिन डॉक्टरों की संख्या कम है, ये कहने का मतलब यहाँ पर उद्देश्य है। दूसरा, झोला छाप डॉक्टरों का भी जो है वो वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाँव देहात में आप जाकर देखिए, ठीक है, वो 8वीं 10वीं क्लास पढ़े हुए हैं और डॉक्टरी कर रहे हैं। लिखना कौन दवाई है लिख देते हैं, कौन दवाई, और कह देते हैं कि सीरियस इमरजेंसी आप चले जाइए बाहर, यहाँ पर लिखें। तो यानी कि झोला छाप संस्कृति, झोला छाप संस्कृति यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति ने ये माना है, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर हो यानी वे डॉक्टर जो न तो पंजीकृत हैं और न ही उनके पास कोई उचित डिग्री है, की संस्कृति हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए काफ़ी खतरनाक है। परिषद के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 50% से अधिक डॉक्टर झोला छाप हैं, जहां एक और शहरी क्षेत्रों में 58% योग्य शिक्षक यानी चिकित्सक है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 19% से भी कम है। तो ये आंकड़ा हमें ये चीज़ें दिखाती हैं, यानी प्रशिक्षित डॉक्टर जो है वो शहरी क्षेत्रों में मात्र 19% है, बाकी जो है वो अप्रशिक्षित डॉक्टर यानी झोला छाप डॉक्टरों के हाथों में ही स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो दबकर रह गई है। तो झोला छाप संस्कृति, फिर जो है वो अस्पताल में बेडों की अपर्याप्त संख्या, जो अस्पताल है उनमें बेड जो है वो काफ़ी कम होते हैं। अस्पतालों में बेडों की कमी, आप इस का खुलासा आप देख सकते हैं। कोरोना के समय में 1.5 लाख 2 लाख जो है वो एक बेड के लिए दिया जाता था। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से दे पाएंगे, तो अमीर लोग जो है वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में जो है वो एक बेड सिक्योर करते थे, और वो भी जो है वो कालाबाजारी के तहत। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो ये भी एक हमारी समस्या है। नेक्स्ट, निजी संस्थानों की महंगी शिक्षा। निजी संस्थानों की महंगी शिक्षा, क्योंकि सरकारी तंत्र में हम देखें तो सरकारी में बहुत कम लिमिटेड सीट होते हैं सरकारी महाविद्यालयों में, और वहीं अगर प्राइवेट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जो है वो ज़्यादा फी लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सरकारी तंत्रों में जो है इसका हम उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं ये अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं और इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर, कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन, ठीक है। जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाए जाने चाहिए, कानून बनाए गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, डॉक्टरों को आना है 10 बजे, डॉक्टर पता चलता है आया हुआ है छुट्टी में, यानी कि आया ही नहीं, आता है तो 2 बजे आता है, तो यानी कि उनकी मनमानी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं तो कुछ जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपसे वसूले जाते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें कहने का मतलब हुआ पैसा वगैरह जो अलग से लिए जाते हैं या फिर काफ़ी महंगा होती है। तो ये सारे जो है यहाँ पर दिक्कत हैं। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या भी जो है हमारा बहुत बड़ा कारण है स्वास्थ्य क्षेत्र में। बढ़ती जनसंख्या, इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी के अलावा आपका केंद्र राज्य संबंधों में तल्खी यानी कि धुरी न मिलना,
ठीक है। अब भारत में ही झारखंड में ही देखिए, जब जो है केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना लागू कर चुकी है तो उसके जगह पर जो है वो राज्य सरकार कुछ और ये उसी के जगह पर लाना चाह रही है। तो जब ये कानून लाया जा चुका है तो उसको तो रहने दीजिए, आप एक्स्ट्रा लाइए ना, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नहीं, सरकार वाले केंद्र वाले को नहीं, हम राज्य वाले को ये दे रहे हैं, तो ये चीज तरह के हैं। और वहीं सरकारी योजनाओं का अप्रभावी होना। नेक्स्ट, सरकारी योजनाओं का अप्रभावी होना। तो ये तमाम जो है वो समस्याएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, अब निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है, इनका निदान कैसे हम करें? ठीक है, इनका हम निदान किस प्रकार से कर सकते हैं? तो निदान हेतु, ठीक है, हम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा में निवेश और बढ़ावा को देकर निवेश व बढ़ावा, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में निवेश और बढ़ावा को देकर, इसके बाद गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान कर, गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान कर, इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेहिता तय करना तथा कार्यपालिका स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर सकें। तो प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेहिता, प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेहिता को सुदृढ़ित करना और इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा सस्ती जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देना। तो ये तमाम उपाय हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षित यानी कि प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा प्रसव कराना या फिर प्रशिक्षित डॉक्टरों को बढ़ावा देना, झोला छाप डॉक्टरों पर जो है वो शिकंजा कसना। तो ये तमाम जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनके निदान हेतु हम ये सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब देखिए, इतना सारे लिखने के बाद हमें एक पॉइंट निष्कर्ष भी आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन जो है उसका निदान भी जो है हमें करना होगा। निष्कर्ष, निदान तो हमने कर दिया, तो अब निष्कर्ष के तौर पर आप अपने शब्दों में सारे चीज़ों को एक ब्रीफली वे में जो है वो डिस्कस करना है। तो देखिए, हमने उपयुक्त यानी कि यहाँ पर आप इस वे में लिख सकते हैं कि उपयुक्त तथ्यों के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो हमने देखा या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, तो मुख्य ध्यान देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को समग्र विकास को बढ़ावा देना है और सरकार देश के स्वास्थ्य संस्थानों में कुशल डॉक्टरों, पर्याप्त दवाओं और आम लोगों के विकास को बढ़ाना चाहती है। तो मुझे आशा है कि यह जो नीति है
वह देश की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नति में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप सटीक वे में जो है वो लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से आज का जो हमारा जो क्लास हुआ, तो इसमें जो स्वास्थ्य जो नीति लाई गई उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, और यहाँ से स्वास्थ्य से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए वो या तो भारत में स्वास्थ्य की विवेचना कीजिए, तो भारत में स्वास्थ्य की विवेचना अगर कहा जाए तो आप डिफिनेशंस, उसके बाद जो है वो नीतियाँ जो लाई गई, फिर संविधान में क्या प्रावधान है, हमारा कितना खर्चा जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर है, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से योजनाएं लाई गई, उनका जो है वो क्या समस्याएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, उसका निदान और निष्कर्ष, इतना प्रोसेस लिखना होगा। वहीं अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में स्वास्थ्य नीतियों की चर्चा कीजिए, तो भी आपको इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। मेनली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को मेन फोकस के अंतर्गत आपको रखना है। वहीं एक इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, निष्कर्ष आपको तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में निहित, ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में निहित समस्याओं का उल्लेख, निहित समस्याओं का उल्लेख करते हुए भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए प्रयासों की चर्चा की, किए गए प्रयासों चर्चा करें। देखिए, जो हमने अभी डिस्कशंस किया आपके साथ, उसी के आधार पर इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसमें स्वास्थ्य पर पहले डिफिनेशंस आप दे दें, उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में निहित जो समस्याएं हैं उनको आप उजागर करें, और उसके बाद सरकार के द्वारा इस संदर्भ में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो सरकार के द्वारा योजनाएं लाई गई उन सारी योजनाओं को चर्चा करना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय नीति लाई गई उसमें क्या क्या प्रावधान जो है वो किए गए उनको मेंशंस करना है, क्योंकि जो राष्ट्रीय नीतियाँ लाई गई उसके बारे में, तो इन सभी चीज़ों को मेंशंस करते हुए फिर लास्ट में आपको जो है अपने निष्कर्ष पर आना है, और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग जो है आपको बताना है कि सरकार ये करके जो है इन समस्याओं का निदान कर सकती है। ये हो गया हमारा समझ। यानी कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाए तो आप बना सकते। बाकी अगले क्लासेस में जो है हम लोग जो ये बीमारियों के बारे में दिया गया है, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, हम लोग सिलेबस के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट यहाँ पर देखिए, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद मलेरिया, फिर कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, अंधापन, इनके बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी अगर किन्हीं का कोई क्वेरी हो या फिर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं झारखंड आपका जेपीएससी मेंस का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उनके थ्रू। अभी काफ़ी मिनिमम प्राइस में जो है ये कोर्सेस अवेलेबल है, या फिर आप अगर सेपरेट कोर्सेस में भी मेंस के 2 जो आपका 6 पेपर यानी 5 पेपर जो मेन पेपर हैं उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर पेपर में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें ज्वाइन करने के लिए आप या तो एप्लीकेशंस के माध्यम से या फिर दिए हुए नंबर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का भी लिंक आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका टेलीग्राम का लिंक है। बाकी जो क्लासेस होंगे तो आपको जो भी सिलेबस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट नोट्स मेंस के रिगार्डिंग आप परचेज कर सकते हैं, या फिर नोट्स प्लस क्लास दोनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस में इतना ही, और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।